नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं सोनू भारती। इन दिनों देश के अंदर एक बहुत ही चर्चित केस चल रहा है जिसमें एक एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के और कई अन्य लोग भी उसमें शामिल थे, उनकी प्रताड़ना से, उनकी धमकियों से और बार बार पैसे की डिमांड को लेकर के उस एआई इंजीनियर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एआई इंजीनियर जो होता है एक बहुत बुद्धिजीवी इंसान होता है, उसके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी होती है, सोचने और समझने के साथ साथ में चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाए उसकी एक बहुत उसके अंदर समझ होती है। अगर इस जैसे इंसान जो अच्छी शिक्षित हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आत्महत्या से कदम उठाते हैं तो इसका मतलब है और भी लाखों पुरुष ऐसे होंगे जो अपनी बातों को सामने नहीं ला पाते होंगे, उनकी बात दब जाती होगी और अपने जीवन में रोज वो इन चीज़ों का सामना करते हैं। कई बार वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं और बात ना तो मीडिया में आती है ना अखबारों में आती है, तो हम लोग उनको जान ही नहीं पाते हैं। अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का एक नोट लिखा और उस नोट में जो जो उनके अंदर दिल के अंदर दर्द था, जिन चीज़ों को फेस कर रहे थे, क्या उनकी वैवाहिक जीवन में किस तरीके से शुरुआत से लेकर अभी तक समस्याएं आ रही थी लगातार उनके सास के द्वारा, उनके साले के द्वारा, और उसमें यहाँ तक कि न्यायालय के एक पेशकार का भी नाम लिया है और भी न्यायालय के कई लोग हैं उनका भी नाम लिया है कि जो 50 रुपये लेते हैं और तारीखों को इधर उधर बदलाव करते हैं। और अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति उनको पता चल जाए कि जो व्यक्ति है ये कमाने वाला है तो उससे एक लंबी डिमांड करते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो अतुल सुभाष ने खुद अपने 90 मिनट के वीडियो में बताया है कि वो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, तरह तरह के कमेंट्स भी करते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हमारे साथ में चर्चा करने के लिए कपिल मोहन अग्रवाल जी हमारे कपिल मोहन चौधरी जी हमारे साथ में हैं और काफ़ी लंबे समय से पुरुषों के हक और अधिकारों के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। संगठन भी है और मेरी जहाँ तक जानकारी है पार्टी भी बना रखी है इन्होंने और लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं और जो पुरुषों के हक अधिकार और उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित जो केसेस होते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है जी। अभी आपने जो ये मामला देखा अतुल सुभाष वाला, एक एआई इंजीनियर थे, एक अच्छी कंपनी में वो अच्छे पद पे थे, उसके बाद में उन्होंने जो अपने नोट में लिखा है जस्टिस इज ड्यू, न्याय भी बाकी है, तो आपको क्या लगता है वास्तव में न्याय अभी बाकी है और इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही हैं क्या समाज में? सर, अदालतें अगर महिला सशक्तिकरण को ज्यादा तवज्जो दे रही बजाय न्याय के, सारा जो उनका फोकस है वो महिला सशक्तिकरण की तरफ जा रहा है, सशक्तिकरण भी नहीं हो रहा है। उनको आत्मनिर्भर नहीं बना रही है, पतियों पे निर्भर बना रहे हैं। उनको पति से नोच के दिलाना है, इसीलिए उसने कहा जस्टिस ड्यू है। आप कोर्ट होकर के महिला आयोग के दफ्तर की तरह से बिहेव कर रहे हो। आपको देखना था क्राइम, किसने गलत किया है, किसने सही किया है, इसीलिए जस्टिस ड्यू रह गया और सशक्तिकरण आपका चला। और सशक्तिकरण भी कैसा, आदमी को नोचने वाला जी, इसीलिए उसको एआई इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। सुसाइड तो इस कंट्री में 200 से ऊपर पर डे आदमी सुसाइड कर रहा है। हम आप जितनी देर में इंटरव्यू खत्म करेंगे उतनी देर में 2-3 आदमी सुसाइड कर चुका है जी। अब क्यों कर रहा है? मेरे सामने एक विशाल सैनी नाम का लड़का था, मेरे सामने, मैं नहीं जानता था कौन है, रैदास मंदिर रेलवे क्रॉसिंग पे था, उसने रेलवे क्रॉसिंग पे मेरे सामने सुसाइड किया। मुझे नहीं पता था कौन था, बाद में पता लगा सुसाइड नोट लिख के आया है। आईपीएस प्राची सिंह के नाम के उसका सुसाइड नोट है पूरा, एक पन्ने के या सुसाइड नोट में उसने कम से कई जगह पे एक ही पर्सन का नाम लिया है। कहते हैं ना डेथ डिक्लेरेशन, कुछ नहीं हुआ। आज एफआईआर छोड़िए, कोई संवेदना नहीं किसी के अंदर। मामला काफी चर्चित था, उसमें हम लोग आए भी थे। सुसाइड नोट लिख के गया है। यही अगर कोई महिला मरी होती
और एक छोटा सा कोई दरोगा होता, यकीन जानिए सस्पेंड हो गया होता। चूंकि आईपीएस है और महिला है और इधर मरने वाला आम इंसान है, सुसाइड कर लिया, कोई चर्चा जी। आज भी एफआईआर तक नहीं दर्ज है। मैंने नियम पता किया, चाहे आईएएस हो चाहे नेता हो, 7 दिन का समय होता है जांच का, और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एफआईआर उसी की हैंडराइटिंग, सुसाइड नोट उसी की हैंडराइटिंग का है। इसके बाद कोई तथ्य नहीं बचता है, नहीं होती एफआईआर। ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है? सही कि सिस्टम बना हुआ है, कहने को जुडिशरी है, यही चीज अतुल ने एक्सपोज की थी। हम न्यायालय में बहुत उम्मीद से जाते हैं कि अगला गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारी वहां तो सुनवाई होगी। अगर कोई महिला गलत कर रही है, पुरुष भी गलत कर रहा है, तो आप थाने में जाते हैं पुलिस के पास इस उम्मीद से कि शायद ये हमारी बात सुनेगा। महिला के लिए तो आपने तमाम फोरम बना दिए, 1090 बना दिया, महिला हेल्पलाइन है, महिला पिंक बूथ है, महिला टैक्सी है, मतलब 20 चीजें हैं। लेकिन आदमी के लिए फोरम तक नहीं, उसको हंसी उड़ाई जाती है अगर वो जाता है तो। अगर आदमी जाए कि साहब हमारी वाइफ परेशान कर रही है, तो देख जवाब देता, तुमसे बीवी नहीं संभलती क्या? ये टॉन्ट होते हैं उनके, तुमसे बीवी नहीं संभलती। नहीं, इस तरीके के जो ये कमेंट्स आते हैं वहां से। थाने में या न्यायालय? थाने में भी आते हैं, न्यायालय तो खैर नहीं कहेंगे, न्यायालय से उस तरह के नहीं आते। न्यायालय कहता है हम मजबूर हैं। मजबूर है। आप जमानत के लिए जाते हो 376 वगैरह मामले में, निचली अदालत में जाता है जमानत के लिए, वहाँ खारिज होता है। और सब कहते हैं हाई कोर्ट से जाके जमानत ले लो। अगर आपको पावर नहीं तो जाते ही क्यों है फिर आपके पास? यानी पावर है, लेकिन आप जाओगे, जमानती लेके जाओगे, फिर वो खारिज भी होगा, आपको हाई कोर्ट भी जाना है। बिजनेस है। क्या आपको लगता है जमानत कोई 2 रुपए की चीज है? किसी को जमानती बना के ले जाना आज के समय में आसान चीज नहीं होती है। फिर अच्छा सा वकील भी करना पड़ेगा। फिर वकील करिए, पैसा दीजिए, और सुनेंगे आपकी बाद में, पहले पीड़िता का सुनेंगे। मेरा खुद का केस मैं बता दूं, 25 साल हो गए, जो 25 साल 99 का केस है, 24 साल तक खाली सरकारी गवाही चली है। 24 साल। तो आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि 24 साल इस चीज से खुद ये शख्स जो बैठे हैं हमारे साथ में, ये खुद इसको फेस कर रहे हैं। आज कपिल मोहन जी को स्टूडियो में बैठाने का सबसे बड़ा एक ये भी मकसद था कि हम ऐसे शख्स को बैठाएं जो अभी जीवित है, और जीवित अवस्था में अपनी बात बता रहा है, क्योंकि अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए। सुसाइड नोट लिखा, वीडियो बनाया, उस पर क्या एक्शन होता है, लेकिन उनकी जान एक व्यक्ति की सबसे बड़ी होता है जिंदगी, वो वापस नहीं आएगी। एक माँ का जो बेटा हो गया है, एक जो पिता है जो अपने जवान बच्चे की बॉडी को अपने कंधे पे जब लेके वो शमशान गए होंगे तो उन पे क्या बीतती होगी। तो यही चीजों को लेकर के चर्चा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। 24 साल तक अभी सरकारी गवाही चली है। आईओ जो सुबह शाम छापा मारने के लिए घर पे आती थी, छत फांद के आती थी, 11 साल उनको बुलाने में लग गया। अच्छा। गवाही एक देती थी, कहती थी याद नहीं है, पता नहीं है, फाइल देख देख के बयान दिए हैं। 11 साल एक शख्स की गवाही में लगता है। अब मेरे को 313 का नंबर आया है। अच्छा। 1-1.5 साल पहले जी। 3-4 दिन पे, हफ्ते 10-10 दिन पे डेट लगी। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं बिल्कुल तैयार था। अब जब मैंने गवाहियां कराना शुरू किया तो अब 3-3 महीने 4-4 महीने की जब छुट्टी पे है, टाइम नहीं है। अब टाइम बढ़ाया, अब टाइम बढ़ाया, लॉन्ग पीरियड। हाँ, अब वही चीज है। तो जस्टिस ड्यू है, अभी हमारे पास जस्टिस ड्यू है। मेरा डिवोर्स केस था, वो मैं जीत गया था। मेंटल क्रूएल्टी मैंने साबित की मेरे साथ हुआ है। पहली मैंने 10 साल बाद मैंने 2 साल वेट किया कि शायद कुछ बच्चे ही मुझे देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं सेकंड मैरिज करूंगा तो जो बच्चे हैं वो मेरे पहले बच्चों का प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता था सेकंड मैरिज, लेकिन मुझे बच्चे तो देखने को दे दो, वो भी नहीं दिया गया। 14 साल मुझे कोर्ट के अंदर मैंने एक डेट मांगी थी, मुझे महीने में 1 घंटे का टाइम दे दो कि जिससे मैं अपने बच्चों से मिल लूं, मेरे को जीने का कुछ आसार मिले।
आपको जान के ताज्जुब होगा, सन 2000 का मुकदमा था, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में मैंने कस्टडी का मुकदमा डाला था और एंट्रीम रिलीफ मांगी थी कि मुझे 1 घंटे डेट मिलने को दे दी जाए। वो तक नहीं लाई हुई, बच्चा बालिग हो गया, मुझे नहीं मिला। सुसाइड करने के लिए काफी नहीं था क्या रीजन? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप अपराधी की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हो और उसके बाद मुझसे बच्चे को भी नहीं मिलने दे रहे हो। मैंने अपनी बेटी को 7 साल पे पहली बार देखा था और अगर मेंटेनेंस ना दूं वारंट इशू है। इवन पैसा जमा है फिर भी वारंट इशू हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक भी हुआ है। अच्छा, इन हालतों में अगर मान लें, क्योंकि फाइनेंशियल इशू सबके सामने आते हैं और क्या कहते हैं, पैसा हर किसी के पास नहीं रहता है, ये तो एक ऐसी कभी चीजें होती, तो क्या इन हालातों में अगर आप पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो उसके बाद में क्या जेल जाना या कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, 2 चीजें होती हैं। पत्नी और बेटे वो चीज होते हैं अगर दोनों में विश्वास कायम है, तो पति या पत्नी वो चीज होते हैं जो अपना सब कुछ निछावर करके एक दूसरे को बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शायद आप अपनी जमा पूंजी वाइफ के नाम मकान खरीद दोगे। हिंदुस्तान में आज 80% प्रॉपर्टी लगभग महिलाओं के ही नाम है। महिलाओं के नाम, ठीक है ना? कैसे है? अगर पुरुष प्रताड़ित कर रहा है तो प्रॉपर्टी कैसे है? मैंने कोर्ट में ऐसे केस देखे हैं जहां हस्बैंड ने वाइफ के नाम मकान खरीदा, हस्बैंड उसकी किस्त भर रहा है और वाइफ ने मकान बेच के निकल गई और वो बेचारा किस्त भर रहा है और अब वो मेंटेनेंस भी दे रहा है। अच्छा, दो तरफा वार है। तो आदमी को, अतुल को तकलीफ क्या थी? उसको अगर उसकी वाइफ अच्छी होती तो वो उसके लिए बहुत कुछ करता है। अब मरते समय उसने कहा है मैंने बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट रखा है, दैट मीन्स वो बच्चे के प्रति किसी की लड़ाई नहीं होती है, लेकिन वो बच्चों को छीन लेती है और उसको तड़पाती है और उसका मजाक उड़ाती है, देख तू तड़प। वो पीड़ा कोई नहीं देखता, बस पैसा कितना दोगे ये बताओ। अदालतों का सवाल क्या है? पैसा कितना दोगे? तुम्हारा बच्चा है, तुम पैसा कितना दोगे? कभी ये पूछा उस बाप से बच्चे को उंगली पकड़ के देखे कि उसका दादी दादा तो छोड़ दीजिए, तो देखने ही नहीं पाते हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, 14 साल में मैं विजिटिंग राइट मांगता रहा, मुझे नहीं मिला। जब 2019 में हमारे मदर की डेथ हुई है लगभग, तब उस हालात बदलते हैं। पहली वाइफ को भी कुछ मैके में कुछ तकलीफ हुई क्योंकि जब फादर नहीं रहे तो वो बात रहती नहीं है। अब जब परिस्थितियां बदली तब उन्होंने कहा, किस मुंह से कहा होगा वही जानती हैं, तब उन्होंने हमसे कहा कि भाई दिक्कत है, हमें कोई किराए का मकान दिला दीजिए। मैंने कहा क्या बात है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और मुझे किसी सिलसिले में उन्हीं के पास जाना पड़ा। ऐसे जो भी, तब उन्होंने मुझसे ये बात कही। तब मैंने उनको फिर किराए का मकान दिलाया, चूंकि ठेकेदार भी दिए, घर बनवाया। पैसा उन्हीं का लगा है, साथ बता दूं, पैसा उन्हीं का लगा, लेकिन घर, तब मुझे अपने 2 बच्चे उस बार देखने को मिलना शुरू हुए। पहली वाइफ से बात होती है, ठीक है, लेकिन कोर्ट में मुकदमा अभी भी चल रहा है। अच्छा, हालात बदल गए, सब कुछ है, लेकिन कोर्ट का सिलसिला आज भी जारी है। जी, क्या लगता है आगे क्या होगा इस मामले में आपको? होगा कुछ नहीं, देखिए सब कुछ सही है, मैं कोई गलत नहीं था। न्यायपालिका अपना काम करेगी, अगर वो मजबूर है, कहती नहीं साहब हम सजा देंगे, तो ठीक है देखेंगे। लेकिन जो तथ्य लिखे हैं, जैसे मेरे को जुआरी शराबी दहेज के लिए मांगना, अगर वाकई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब मैं चूंकि ज्यादा नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, आईओ ने क्या क्या उसमें बोला है, उसमें झूठ मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा, कोई देर नहीं लगेगी। और मेरे को वैसे भी मेंटल क्रुएल्टी पे डिवोर्स इशू है। मेंटल क्रुएल्टी मैंने साबित करी, 10 साल का कंटेस्टेड डिवोर्स है। जी, अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी आती है कि कई बार होता है कि जो फीमेल पार्टनर होती है, जो महिला होती है, उसके कई अन्य पुरुषों से जो है प्रेम संबंध हो जाते हैं, उसके बाद में पुरुष को वहाँ पर कोई अधिकार ही नहीं रहता है और उसको जो है वो मतलब कहा जाता है कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन मामलों में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या इतने सालों में क्या व्यू रहा? सर, ये बहुत विभत्स रूप ले चुका है। पहले आईपीसी 497 होती थी जिसमें पति की शिकायत पे प्रेमी को सजा होती थी, प्रेमी को होती थी, औरत को तब भी नहीं होती थी।
तो एक केरल का एनजीओ था, जोसेफ करके कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, वो लेके गया था इस मामले को कि साहब महिला कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उसको पता है शादीशुदा है और वो संबंध में जा रही है, तो वो पुरुष को बचाने नहीं गया था। उसने कहा पुरुष और महिला दोनों को सजा होनी चाहिए। अब साहब महिला को सजा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कह दिया साहब हम महिला को तो सजा नहीं दे सकते, उल्टा उन्होंने ये और तोहमत लगा दी कि साहब पत्नी जो है अपने पति की जागीर नहीं है, जागीर नहीं, वो जिसको चाहे जिससे चाहे संबंध बनाएगी, आप हस्बैंड होने के नाते आप उसके मालिक नहीं हो, मालिक नहीं हो, लेकिन मेंटेनेंस दोगे। दोनों तरफ की बातें हैं, आप उसको पैसा भी दोगे लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो। मतलब भारत के बाद पाकिस्तान बन गया, आप पाकिस्तान को पैसा दो लेकिन आप पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। जी। क्या बोलूंगा इस पे। एडल्ट्री के ऐसा सीन बने हुए हैं, मैंने बताया ना, एक लखनऊ का ही केस है, नाम नहीं ले पाऊंगा। कोरोना टाइम में उसकी वाइफ का किसी से स्पिरिचुअल कुछ रहा है उनका, वो बाबा जी से संपर्क हुआ। उसके बाद जब हस्बैंड ने विरोध किया, ऑनलाइन चल रहा था इस सब खेल, हस्बैंड ने पकड़ा, विरोध किया, तो उसको पॉक्सो में फंसा दिया। अच्छा। 22 कमरे का मकान है बंदे का, सड़क पे खड़ा थी, 5 महीने जेल काटाया। आज वो बंदा घर में जाने से डरता है, क्योंकि जैसे ही जाएंगे फिर वो लिखाएगी, फिर वो जमानती ढूंढेगा और फिर उसको जेल डाला जाएगा। आदमी घर ही नहीं जाएगा। प्रयागराज में एक केस हुआ, आपके प्रयागराज और प्रतापगढ़ का बॉर्डर था, वहां पे एक गांव है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हम लोग गए थे उसमें। हस्बैंड मुंबई में नौकरी कर रहा है, बीवी यहाँ पे रह रही है, अवैध संबंधों में लिप्त है। समाज उसको, पति ने मना किया, समाज ने मना किया, पंचायत बैठी, माफी जो मांगी होगी, जो भी रहा हो, उसके बावजूद भी वो नहीं माने। प्रेमी प्रेमिका को कई बार पकड़ा, लाद में पंचायत बैठी तो प्रेमिका को भी, मतलब वाइफ को भी पकड़ के लाया गया, प्रेमी को भी पकड़ गया, प्रेमी छूट गया। अच्छा। तो गांव वालों ने क्या किया, क्योंकि गांव की पंचायत है, उसने उठा के महिला के बाल काटे, मुंह काला किया, तो 4 थाने की पुलिस आ गई। लेकिन जब हस्बैंड जा रहा था कि मेरी वाइफ को इस चीज से रोको, प्रेमी को रोको, तो पुलिस कहती मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करे। बांदा में एक केस हुआ, हस्बैंड चूंकि फौजी था, उसने अपनी वाइफ को मना किया, नहीं माना, ना प्रेमी माना, ना उसकी पत्नी मान रही है। एक दिन उसने चाहे पकड़ा हो, चिकन बहस हुई, उसने उठा के गड़ासे से काट दिया और मुंडी लेकर के थाने पे चला गया। भी बस बता रहे हैं हम आपको क्या होती है, बीतती है। तो हम गए उस मैटर में, तो खैर वो जेल में था, उसकी बहन से मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जेल में है। तो बाद में हमको खबर आई, अभी कुछ टाइम पहले, उसको फांसी सजा सुनाई गई फौजी को। हाँ, ये कहा गया कि ये जघन्य अपराध है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी। जबकि मुझे उम्मीद थी सजा तो होगी, सजा होनी चाहिए, लेकिन फांसी होगी। ये उस एडल्ट्री को बढ़ावा नहीं दे रहा है। अगर औरत को वेश्या कह दीजिए और वो आपको मार दे तो वो छूट जाएगी। और आप वाइफ अवैध संबंधों में लिप्त है, हस्बैंड देख रहा है और मार देगा तो उसको सजा देंगे फांसी की। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये है कि उनको हत्या नहीं करनी चाहिए थी, यही क्या करेंगे। या तो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन में आप लिख दीजिए, अगर प्रेमी आता है आपके घर में बीवी के साथ बेड पर है तो आप चाय समोसे लेने जाइए। ये पढ़ाते क्यों नहीं बच्चों को फिर आप? ये क्यों पढ़ाया गया सब? यहाँ सप्तपदी के समय क्यों बताया गया कि आप एक स्त्री का पालन करेंगे और स्त्री को कहा गया पर पुरुष संबंध नहीं रखेंगे? पति तो इसी विश्वास पे चलता है ना कि हमारी पत्नी हमारे घर में देखेगी। या तो फिर पढ़ा दीजिए बच्चों को। हमने तो कहा था एक थाने में कमरा बना दीजिए व्यभिचार के लिए और एक कोर्ट में बना दीजिए, बढ़िया पुलिस प्रोटेक्शन में संबंध बनेंगे, बहन बेटियां आपकी सुरक्षित रहेंगी, कोई आदमी कहाँ मार पाएगा। पति थाने में संबंध बनेंगे, कोई मार पाएगा। जब आपको ऐसे ही सब कानून बनाने हैं फैमिली तोड़ने वाले, फैमिली चीजों में, तो कहाँ बचेगी फैमिली? हम हस्बैंड का बचाव नहीं कर रहे हैं, ना किसी प्रेमी का बचाव कर रहे हैं। जो फैमिली इंस्टीट्यूशन पे हमला हो रहा है इस समय, इसी तो यातुल सुभाष कोई फैमिली तोड़ने वाला थोड़ी था। एआई है, इंटेलिजेंट है, बीवी को अच्छे तरह से खुश रख सकता था। अब महिला प्रताड़ना की डेफिनेशन ये है कि जो वो कहे मानो, नहीं तो प्रताड़ना में है। अच्छा, खत्म हो गई। जो मांग रही दीजिए।
अगर आपकी कमाई 17,000 है और बीवी बताती 80,000 कमा रहे हो, मुझे 35,000 दो, 35,000 उसको नहीं दोगे, जाओ दहेज में जाओ। बीवी कह रही माँ बाप को छोड़ के अलग रहो, आप नहीं रहते हो तो जाओ दहेज का केस झेलो। और अभी मैरिटल रेप आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस समय लड़ा जा रहा है। अगर वो पास हो जाता है, अगले दिन आपको दहेज लोभी नहीं मिलेंगे, आपको हर घर से रेपिस्ट मिलेगा, क्योंकि वो बलात्कार कर केस लगाएंगी हस्बैंड के ऊपर। अब आप कहां से साबित करोगे? बेडरूम में सीसीटीवी लग नहीं सकता। जी, तो आपका क्या ये मानना है कि ज़्यादातर जो मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है गलती महिलाओं की होती है? गलती महिलाओं की, अगर आपका कोई बच्चा है शैतानी कर रहा है, आपको पता है शैतानी कर रहा है, आप उसे डांटोगे? हम नहीं कह रहे हैं कोई सब, लेकिन जब डांटोगे तो वो अगली बार गलती नहीं करेगा। अगर कोई महिला झूठ लिखा रही है, आप उसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? आप उसे रोकते नहीं हो। आपको 100 में से 99 झूठे केस निकल रहे हैं, मगर आप पलट के कार्रवाई नहीं करते, तो उस बच्चे के तो हौसले बुलंद होंगे ही होंगे। वो तो दादागिरी करेगा ही करेगा, उसे पता है कि उसमें कुछ नहीं होना है। आपका क्या सुझाव इसमें, कहाँ पर किस लेवल पे गलती रह जाती है, कहाँ पर जो है चीज़ों जो है अच्छी नहीं हो पाती हैं? गलती सर यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रक्रिया में कमी नहीं थी, अब क्या हो गया, कानून ही वैसे बना दिया। अच्छा, अब डीवी एक्ट जैसे बना दिया, अब उसमें आदमी की सुननी नहीं है। मतलब सेम एब्यूसिव लैंग्वेज अगर हस्बैंड यूज कर रहा है तो वो क्राइम है, और अगर वाइफ यूज कर रही है तो वो क्राइम के दायरे में ही नहीं है। लेकिन दहेज प्रथा को भी अब काफी जो है सरल कर दिया गया। जो पहले तरीके से कई चीजें, गिरफ्तारी तमाम चीजें होती थी, उससे तो खैर निजात मिल गया है। दहेज प्रथा पहले से तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा ना। स्ट्रिक्ट कैसे नहीं रहा? अरनेश कुमार जब लड़ा था, वो हम ही लोग चैप्टर्स हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। हम अरनेश कुमार लड़ा था उस समय, उसको किस लेवल तक चैलेंज किया गया आप ही जानते हैं। 3 जजों की बेंच तक गया, सारे महिला संगठन गए हैं। जब वो उसको अपोज नहीं कर पाए 2014 तक, तब उन्होंने नया शिगुफा निकाला था कि सब पे रेप केस लगाना शुरू करो। ये जो सास ससुर को रेप केस में, देवर को रेप केस में लपेटना, वहीं से शुरू हुआ था। ये ट्रेंड जो चला था 2014 के बाद से चला था, और 2015 में इसीलिए मैरिटल रेप लाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब दहेज प्रथा वाले का जैसे कहते हैं मॉडल पुराना हो गया है, नया मॉडल लाना था उनको। तो नया मॉडल जो आ रहा था इनका, वो मैरिटल रेप ही आ रहा था। 2015 में फाइल हो गया था, इसीलिए यूपी में डीजीपी थे, क्या थे मेरठ में, उन्होंने गाइडलाइन तक जारी करी थी कि अगर 498 के साथ 376 आ रहा है तो उसको रोका जाए। गाइडलाइन तक जारी करनी पड़ गया। आप समझिए किस कदर झूठ की बाढ़ आ रही थी। उसके बाद कोरोना की वजह से वो सुनवाई नहीं हुई, अल्टीमेटली दिल्ली में 1:1 से वो खत्म हुआ और जाके आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। अगर हम लोग एज ए मेंस राइट एक्टिविस्ट वहां नहीं लड़ते, आज देश में हर परिवार में बलात्कारी दिखाई देता हमको। अच्छा, ये अतुल सुभाष केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो चीजें जिस तरीके की चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है बदलाव की जरूरत है, तो आप इसको। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन कहा ही है। आईपीसी 497 पे कहा नहीं था, करके खत्म कर दिया था। कहने और करने में फर्क हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी एक वर्जन दिया है, प्रताड़ना जो है वो किसी की आत्महत्या को उकसाने का कारण नहीं है, ये भी कहा है। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो दोनों तरफ की बातें कर देते हैं। तो आप उस चीज को लेके लड़ते रहो, उस चीज को लेके लड़ते रहे। तो प्रताड़ना को आत्महत्या का उकसाने का कारण नहीं माना है। जबकि अभी दहेज हत्या हो तो उसमें 498 जो स्त्री प्रताड़ना है वो उसमें मैंडेटरी है। फिर क्यों मैंडेटरी है जब 498? क्योंकि प्रताड़ना है ना, जब तक प्रताड़ित नहीं होगा तो आदमी सुसाइड क्यों करेगा? वहां स्त्री जब आत्महत्या करती है, ससुराल में करेगी, 6 साल बाद करेगी, या 3-4 महीने मायके में रहने पे करेगी, तो भी हस्बैंड जेल में जाएगा। वो प्रताड़ना भी काउंट हो जाए। इवन फोन पे अगर बोला है तो वो भी प्रताड़ना काउंट है, उसको सजा है। और यहाँ यह आदमी पेशियों पे पेशी दौड़ रहा है, आपके प्रोसीजर से परेशान है, आप सुनवाई नहीं करते हो। कोर्ट में वाइफ कहती अब तक मरे क्यों नहीं, सुसाइड क्यों नहीं कर लिया? वो प्रताड़ना में नहीं मान रहे, क्योंकि वही बात है, महिला है। लेकिन यहाँ पे जो FIR दर्ज हुई उसमें धारा लगाई गई है आत्महत्या के लिए रुकसाने की बात, वहाँ पर धारा क्यों? जिंदा रहते नहीं होती ये सारी चीजें। क्या मरना जरूरी है? आज कपिल मोहन को आप सुन रहे हैं, अभी मैं बैठूं तो 24-28 मुकदमे करीब लड़ रहा हूँ।
ये आपके इसी मैट्रिमोनियल एक बचा है 498 है, लेकिन जमीन जायदाद से लेकर के और सब चीजों को लेकर के इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बस मरा नहीं हूँ, लेकिन लड़ रहा हूँ आज की डेट में। क्या इसका क्या तोड़ निकाला जा सकता है? जुडिशरी को कमाई का धंधा बना लिया। अब हम खुले शब्दों में कह रहे हैं, जो अतुल ने मरने के बाद का हम जीते जी कह रहे हैं। जी। हर आदमी उसमें कमाई ढूंढ रहा है। नहीं, लेकिन पेशकार तो इस तरीके से कैसे आरोप कह सकते हैं कि बस जीते जी कह रहा हूँ, इसीलिए लग रहा है। अतुल कह के चला गया, मालूम क्यों मरना पड़ा उसको। जीते जी अगर कहता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको घसीट के न जाने उस पर कितने और केस ठोक देते। मजबूरी है, मुझे जीते जी कहना पड़ रहा है। मैं न्यायालय के अंदर, चाहे वो राजस्व का न्यायालय हो, मेरे यहाँ की एक जमीन है बेच दी गई, राजस्व परिषद ने पिछले कई सालों से लड़ रहा हूँ, डेट ही नहीं आती है। वो जमीन 3 बार बिक चुकी है। मेरे बाबा की समाधि थी, उसके ऊपर जेसीबी चला के अगला बेच जा रहा है। मैं राजस्व परिषद में खड़ा हूँ, आज साहब ही नहीं है, छुट्टी पे है, मैं कहाँ जाके रो लूं। और 3 बार जमीन बिक चुकी, लेकिन सुनवाई का नंबर नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊं? मेरे सामने बाबा की समाधि पे जेसीबी चलाई गई है। जब बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी तो है जिनको वास्तव में उनके संग प्रताड़ना होती है और वो घरेलू का शिकार होती हैं और उनको भी न्याय नहीं मिल पाता। अगर वो सही से जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें महिलाओं को क्या होता है, मैं महिला को विरोधी नहीं हूँ। जी। जब आप महिलाएं जाती हैं कोर्ट में, कहती हैं मेरी सास मुझको निकलने नहीं दे रही है, मुझे सुबह उठा के खाना बनाने को बोलती है, वो ये चीजें लेके जाती है, चाहे वकील के पास जाए चाहे पुलिस के पास जाए, तो सब उसको ये राय देते हैं कि ऐसा है कि तुम ये सब लिखाओगी तो कुछ नहीं होगा, तुम इनको फंसाओ तो ये तुम्हारे पैरों पे आके गिरेंगे। यकीन जानिए महिला मना कर देती है, नहीं ये सब नहीं लिखाएंगे, चली जाती है। लेकिन उसके मन में सास को सबक सिखाना है, नंद को सबक सिखाना है, वकील ने राय भी दे दी, पुलिस ने धारा भी सब बता दी, वो केस लिखा देती है, दस्तखत भी करती है। जब पति से सामना होता है ना कोर्ट में, तो वो बोल नहीं, जो ठीक ठाक है मतलब वो सामना नहीं कर पाती है, ठीक है ना, तब शुरू होता है कंप्रोमाइज कर लो। जब तक हस्बैंड को उन धाराओं पे गिरफ्तार किया जा रहा होता है, तब तक उसको उसके ऊपर हंसा जाता है। अतुल क्यों सुसाइड किया? सास ने क्या कहा था, मर नहीं गए अब तक? जी हाँ, उन्होंने अपने वीडियो, यही मैं कह रहा हूँ, अब तक मरे क्यों नहीं? कोर्ट को ये प्रताड़ना का कारण नहीं दिख रहा है। यही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रताड़ना के लिए उकसाना कोई आत्महत्या नहीं है, तो वो आदमी फिर क्यों मर गया? क्योंकि उसको मजाक उड़ रहा है ना, न्याय नहीं मिल रहा है। तो स्त्री का भी यही हाल होता है कि जब वो लिखाती है और जब सामना होता है और जब वो झूठ पकड़ा जाने लगता है, तो उसको ले जाकर सेटलमेंट पे डाल देते हैं कि तुम कहाँ तक लड़ोगे, पैसे दे दो। मैं आपको बीसीओ हाईकोर्ट के वीडियो दिखा दूं जिसमें जज साहब को सेटलमेंट करा रहे हैं। वो बैठ करके उसमें ये नहीं देख रहे कि मेरिट के, हस्बैंड कह रहा है सर मेरिट देखिए, ये मेरे को झूठ, अरे छोड़ो हटा यार, तुमको कितना मांग रही है, इतना दे दो ना, इतना तो कमाते हो, दे दो। आदमी उसी को पैसा देगा जो उस पर गोली चला रहा है बैठ करके। आदमी को ये तकलीफ होती है, बीवी हो, अच्छी हो, बच्चा हो, आदमी सब कुछ बेच करके उस बीवी को बचाएगा, और आदमी को उस औरत को पैसा देना पड़ता है जो उसे कोर्ट में उसके माँ बाप को जलील कर रही है। ये दर्द है आदमी के अंदर, और वो कोर्ट सुनना नहीं चाहता। तो आपके मानने में क्या है जो इन चीजों से बाहर निकलने का, और पति और पत्नी के रिश्ते मधुर रहे, ऐसी चीजों को बढ़ावा ना मिले और चीजें जो है अच्छी चले, कोई है रास्ता या कोई सुझाव या कोई तरीका? तो देखिए, एक तो सामाजिक शादी है, मेरा मानना है, तो सामाजिक फैसले भी होने चाहिए, नंबर 1 है इसके अंदर। दूसरी चीज है, अगर कोई झूठा मुकदमा लेके आ रहा है और हम ये नहीं मानते कि क्या पुलिस को नहीं पता है झूठा है या जज साहब को नहीं पता है, पहले से कोई कैसे जान सकता है? सर एक चीज बता दे, पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें कोई कमी नहीं होती है। उनको पहली नजर में ही 90% अंदाजा लग जाता है कि कौन कितना शातिर है। वो तो जांच, ठीक है, नहीं जांच की उनको फुल पावर होती है। जिस समय वो जांच कर रहे होते हैं तो हाई कोर्ट भी उनकी जांच नहीं रोकता है। वो हमसे, हस्बैंड से ये कहता है हम आपको अरेस्ट स्टे दे रहे हैं, आप पुलिस को सहयोग करिए। सहयोग, ठीक है। अब पुलिस सहयोग क्या मांगती है, कितना दे सकते हो, इतनों के नाम निकाल देंगे,
लड़की पक्ष से पहले पैसा लिया कि इतनों को फंसा देंगे, हम खुला कह रहे हैं, और लड़के से पैसा लिया कि तुम इतने को निकाल देंगे। आप इस तरीके की बातें ऑन कैमरा कह रहे हैं? हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है, और कहिए तो फिर अभी पूरी फौज खड़ी हो जाएगी जो ये बात बोलेगी। अच्छा, ये को इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं जीते जी बोल रहा हूँ जी। मर के बोल गया होता तो अभी सब यकीन हो जाता, और यही अतुल ने किया है। ये पुलिस बाद में इतनी ईमानदार होती कि साहब सब कुछ मालूम है, लेकिन हम हस्बैंड को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर भी तो जाने हैं ना केस। नहीं, क्या पुलिस को पावर ही वहां पर नहीं? बिल्कुल पूरी पावर है। आज भी प्रेस क्लब में यही मैंने बात बोली। पुलिस के पास 182 की धारा है, और पुलिस के पास इतनी पावर है कि 211 का रिकमेंडेशन कर देती है आईपीसी में। इसने झूठ बयान दिया, पावर है, सब कुछ है। तो पुलिस अपनी जांच में क्या वास्तविकता नहीं जान पाती है? पुलिस सर ये लिखती है कि मैं आरोपी के, मैं उनके पास गया मुल्जिम पर, उन्होंने बयान देने से मना कर दिया, थाने में बैठ के बन जाता है। अच्छा। क्योंकि उस जांच में पावर, तभी तो मैंने कहा जैसे लड़की पक्ष अपना बयान देता है, ऐसे लड़के पक्ष का भी उनको लेना होता है। हमारे पास पूरी हेल्पलाइन है। हम आज से नहीं, मैंने आपसे बताया, हम 2004 से हैं। 2013 में हमने पूरी मेंस हेल्पलाइन हम लोग की टीम ने जारी की। रोज 20 केस आते थे। सीधा जवाब होता है कि साहब हमारा पक्ष हम लेके जाते हैं, पुलिस उठा के रख लेती है। तो मैंने उनको बताया कि आप अपने सबूत उठा करके आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए, ईमेल करिए, और कहिए इसे जांच का हिस्सा बनाया जाए। अगर आप दे देंगे वो रख लेंगे, जांच का हिस्सा नहीं बनाएंगे, खत्म। तो उसको हम मजबूर करते हैं कि पुलिस उसे जांच का हिस्सा बनाए। तो बनाती है पुलिस की नहीं बनाती? कुछ बनाती है, कुछ नहीं बनाती है जी। अब बनाने की भी चीजें कीमत है। उसके बाद भी वो हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे, आप समझ लीजिए। मतलब हम ये अतुल शर्मा, अतुल सुभाष है, हमारे पास लखनऊ में एक मामला है। साफ साफ तो कह रहा है उसकी वाइफ ने अपने वाइफ के एडल्ट्री की वीडियो तक दिखा दी है। इसके बावजूद भी कोर्ट इसको नहीं एक्सेप्ट करता है क्या? बिल्कुल कोर्ट का सारा फोकस इस बात पे है कितना पैसा दोगे। न्यायालय पे आप आरोप लग इस तरीके। सर मैं वीडियो दिखा दूं आपको। अच्छा, जज साहब कह रहे हैं हटाओ, जाने दो उसको। कितना पैसा दोगे, इतना मांग रहे, इतने में दे दो, छुट्टी पा जाओगे, नहीं तो जिंदगी भर लड़ोगे तुम। जी। कपिल मोहन जी इस तरीके की बातें आपको ऑन कैमरा कह रहे हैं। सर मजबूरी है, मैं क्या बोलूं। कोई खुशी 25 साल झेल रहा हूँ, 28 मुकदमे झेल रहा हूँ। चीजों को अगर मैं वीडियो बनाने लगूं तो 3-3 घंटे के भी, और सबूत सहित दूंगा आपको सारे। जी। पार्टी बना के खड़ा कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। यहाँ कोई पॉलिटिकल में मेरे को जाना है, मुझे पता है मैं हारूंगा। क्यों लड़ता हूँ फिर? इसीलिए लड़ता हूँ क्योंकि मैं जीते जी जो कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोलूंगा मैं। और अगर आपको लगता है झूठ है तो आप फैमिली कोर्ट चले जाओ, आप वहां कोर्ट में चले जाओ, अगर आदमी बोलने से भी डर रहा है। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि वो पंचायत वाली बात, सामाजिक विवाह, सामाजिक, हाँ करिए सर, अगर सामाजिक है सुलझ जाएंगी। नहीं तो फिर न्यायालय की जो पावर है तो उसको फिर आप वो कर रहे हो ना। सर इतने मुकदमे पेंडिंग हैं, आज 70% सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस भर गए हैं, और जो 99% झूठे भी साबित होते हैं। तो मीडिएशन में इस तरह की चीजें नहीं, मीडिएशन में आपको सफल नहीं होती। मीडिएशन में भी धमकाया जाता है, मैं कैसे बोलूं आपसे। मीडिएशन में भी बोला जाता है कि कितना मांग रही है, कितना दोगे, इतना दे दो मान जाओ, नहीं तो मैं मजबूर हूं मीडिएशन क्लोज कर दूंगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ सर मीडिएशन क्लोज कर दीजिए, मगर मीडिएशन में क्या बोला गया वो भी तो लिखिए। तो स्टेटमेंट आता नहीं दर्ज करते, मीडिएशन फेल, और मीडिएशन फेल होने का जो ठिकरा फोड़ा जाता है वो भी लड़कों पर ही है। अच्छा, अगर वाइफ ने मीडिएशन में बोला मुझे इतने लाख रुपए दे दो, आप कहते हैं ना डावरी क्राइम है, डावरी की डेफिनेशन पढ़िएगा, वहां महिला पुरुष नहीं है। वहां लिखा है कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से अगर पैसे की वसूली करता है, शादी के नाम पे, शादी के पहले, शादी के बाद, शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद, अगर आप कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, वो डावरी की डेफिनेशन में है। वहां लड़का लड़की पक्ष लिखा ही नहीं है। और उसी कोर्ट के अंदर बैठ के वो बोलती 20 लाख लूंगी, मीडिएटर के सामने कोर्ट के अंदर। वो स्टेटमेंट ही नहीं दर्ज होता, ब्लैकमेलिंग होती है सर जी। और ना मानो
चलो मीडिएशन फेल हो गया, अब तुम जाओ और मीडिएशन का पैसा भी लड़के से जमा होता है, कुछ फ्री मीडिएशन है, कुछ हाई कोर्ट की तरफ से 50,000 लड़का जमा करेगा, तब वो उसकी भी भरपाई उसी पर है। अच्छा, हाँ, मीडिएशन का पैसा लड़का जमा करेगा, उसका कुछ पोर्शन लड़की को जाता है, कुछ कोर्ट को जाता है, मरेगा तो यही ना। तो कुल मिला के आपके सुझाव में ये है कि विवाह जो एक सामाजिक चीज है, सामाजिक है, दूसरा झूठ जो बोल रहा है एटलीस्ट उसको तो कुछ सजा दीजिए। हम कह रहे हैं आदमी को 10 साल सजा होती है, महिला को आप 20 दिन भी जेल डालने को बोलोगे ना तो वो झूठ बोलना बंद कर देगी। महिला को आपने महिला सुरक्षा के नाम पे क्रिमिनल महिला को सुरक्षा दे दी है। आपकी नजर में सूर्पनखा और सीता एक हैं, आप बताइए कोई कानून है जो सूर्पनखा और सीता में भेद करता हो? जी, तो कुल मिला के चर्चा को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो भी समाज में महिलाएं हैं या जो जिनके भी इस तरीके के मामले चलते हैं मैरिज से संबंधित, विवाह संबंधित, वो सारी महिलाएं जो है क्या कहते हैं प्रताड़ना करती हैं पुरुषों का, या उनके संग जो है मिसबिहेव करती हैं या उनको दिक्कत, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा देखने को मिलता है। इनमें सुधार की जरूरत है। ये सिस्टम भी सर महिलाओं का ही इस्तेमाल कर रहा है। जी जी, महिला को आगे रख करके पूरा बिजनेस चल रहा है, अंत में उस महिला का भी भला नहीं होता है। जी जी, तो इन चीजों में सुधार की जरूरत है। और उसके साथ साथ में कुछ इस तरीके का कानून भी आने चाहिए जिसमें कि जो चीजें अभी घटित हो रही हैं उसमें एक बेहतर सुधार हो सके और महिला और पुरुष दोनों को बराबरी और न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हम बात कहते हैं। बाकी ये कैसा लगा हमारा शो आप लोग जरूर बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं सोनू भारती। इन दिनों देश के अंदर एक बहुत ही चर्चित केस चल रहा है जिसमें एक एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के और कई अन्य लोग भी उसमें शामिल थे, उनकी प्रताड़ना से, उनकी धमकियों से और बार बार पैसे की डिमांड को लेकर के उस एआई इंजीनियर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एआई इंजीनियर जो होता है एक बहुत बुद्धिजीवी इंसान होता है, उसके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी होती है, सोचने और समझने के साथ साथ में चीजों को कैसे डेवलप किया जाए उसकी एक बहुत उसके अंदर समझ होती है। अगर इस जैसे इंसान जो अच्छी शिक्षित हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आत्महत्या से कदम उठाते हैं तो इसका मतलब है और भी लाखों पुरुष ऐसे होंगे जो अपनी बातों को सामने नहीं ला पाते होंगे, उनकी बात दब जाती होगी और अपने जीवन में रोज वो इन चीजों का सामना करते हैं। कई बार वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं और बात ना तो मीडिया में आती है ना अखबारों में आती है, तो हम लोग उनको जान ही नहीं पाते हैं। अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का एक नोट लिखा
और उस नोट में जो जो उनके अंदर दिल के अंदर दर्द था, जिन चीजों को फेस कर रहे थे, क्या उनकी वैवाहिक जीवन में किस तरीके से शुरुआत से लेकर अभी तक समस्याएं आ रही थी लगातार उनके सास के द्वारा, उनके साले के द्वारा, और उसमें यहाँ तक कि न्यायालय के एक पेशकार का भी नाम